हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के बारे में कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप नीचे के लेवल से लेके बैठे हुए हैं तो अगला टारगेट क्या हो सकता है, क्या इस स्टॉक में दोबारा से तेज़ी आएगी या फिर अब ये यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको तमाम जानकारी देंगे कि यहाँ पर DI ने अपनी जो होल्डिंग थी वो क्यों निकाली। जी हाँ, बिल्कुल DI की होल्डिंग यहाँ पर शेयर होल्डिंग थोड़ी घटती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस स्टॉक का फ्यूचर कैसा है, कल का टारगेट कैसा रह सकता है, आपको अगर ये स्टॉक खरीदना है, अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो किस लेवल पर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। साथ ही अभी जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ से एक खरीदारी का मौका बनता है या फिर यहाँ से स्टॉक में आएगी एक सेलिंग। पूरी जानकारी देंगे। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले चैनल को, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें ताकि यहाँ पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। आपको तमाम जानकारी देंगे कि स्टॉक का फ्यूचर कैसा रहेगा, FIDI की शेयर होल्डिंग कितनी है, साथ ही DI ने माल क्यों बेचा है और आने वाले महीनों में या कुछ दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्टॉक के इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में जान लेते हैं बिना देरी किए कि इसके लेवल क्या बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो लगभग 19 अप्रैल से स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अगर आप वन डे चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो लगातार यहाँ पर 19 अप्रैल से स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 से 80% का रिटर्न स्टॉक दे चुका है। अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकाल लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप नीचे के लेवल में लेके बैठे हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये स्टॉक अब कैसा प्रदर्शन यहाँ पर कर सकता है। सबसे पहले लेवल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा लेवल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टॉक को आप अगर इसके इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे तो यहाँ पर बार बार स्टॉक ने 150 रुपये के आसपास जो है सपोर्ट लिया है। यही एक ऐसी रेंज है जो अगर टूटती है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मान सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक अभी गिरावट जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ दिखा सकता है, लेकिन क्योंकि स्टॉक जो है इस वक्त 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो ऐसे में यहाँ पर 150 यानी कि 150 के लेवल पर आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन फिर भी देखिए लेवल बताने का हमारा काम है। दूसरा यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे रखा है। जी हाँ, 193 का स्टॉक ने ब्रेकआउट दे रखा है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट सस्टेन, देखिए अभी जब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर पहले भी ब्रेकआउट हुआ था, देखिए यहाँ पर आप देखिए 3 जून को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 193 का, उसके बाद एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर क्योंकि स्टॉक जो है ब्रेकआउट कर चुका है तो बायर्स भी आ रहे होंगे, लेकिन जो नीचे के लेवल पे बैठे हुए हैं, जब स्टॉक ने 150 की रेंज का ब्रेकआउट दिया और तब से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है, तो अब जो 150 के लेवल पे बैठे हुए हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो जो 150 के लेवल पर बैठे हैं वो यहाँ पर जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो देखिए अभी आपको जो है हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और कुछ स्टॉक जो है यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर अपने स्टॉक को होल्डिंग में रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रेलवे के स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन कंपनियों को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि स्टॉक जो है 20 यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर क्लोज कर चुका है और वहाँ 176 से इसने तेज़ी दिखाई और अभी तक यहाँ पर अपसाइड का मूव दिखा रहा है। अगर आप MACD देखें तो भी यहाँ पर 4 जुलाई से इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। 4 जुलाई को स्टॉक ने यहाँ पर 20 SMA यानी कि 20 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने वहाँ से कम 20-25-30% का रिटर्न दिया। 4 जुलाई को ही स्टॉक ने MACD के अंदर भी ब्रेकआउट दिया। देखिए, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक जो है काफ़ी भाग चुके हैं, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, लंबे समय आपको स्टॉक होल्ड करना है, तो इससे बढ़िया शेयर कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, RVNL, IRFC ये रेलवे के ऐसे स्टॉक हैं जो लंबे समय में आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, 1 साल पहले आप देखिए ये स्टॉक जो है सिर्फ 25-30 रुपये था और आज ये स्टॉक जो है कम से कम 7 से 8 गुना रिटर्न दे चुका है। तो जाहिर सी बात है, एक रिट्रेसमेंट तो आना ही आना है, एक सेलिंग तो आनी ही है, उससे आपको घबराना नहीं है।
आपको यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बुक कर सकते हैं, जितना पैसा आपका इन्वेस्ट है, बाकी आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। मैं आपको शेयर होल्डिंग भी बताने वाला हूँ कि FIDI की शेयर होल्डिंग कितनी है। म्यूचुअल फंड ने जरूर इसमें शेयर होल्डिंग थोड़ी घटा ली है, यानी कि माल जो है कहीं ना कहीं बेच दिया। उसका रीज़न ये भी है कि स्टॉक काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड में है और एक रिट्रेसमेंट अब यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बात वही है, देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 193 का ब्रेकआउट दे दिया है और उसके ऊपर इस बार सस्टेन भी कर गया है। तो आने वाले दिनों में तेजी तो आ सकती है, लेकिन कितनी आएगी ये अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट स्टॉक ने 193 का दिया है तो 193 का ब्रेकआउट ये तीसरी बार दिया है। ठीक है, 2 बार ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तीसरी बार ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली अपसाइड मूव कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा और इंतजार यहाँ पर आपको 175 के आसपास देखना होगा कि जब भी मौका मिले 175 के आसपास तो आप थोड़ी सी मामूली सी क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ पर 50,000 इन्वेस्ट करने हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 175 के आसपास 10,000 ही इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्की एंट्री अगर लेना चाहते हैं और लंबे समय का व्यू है तो ही आप अभी एंट्री ले, वरना 175 तक रुकिए, क्योंकि 175 160 के आसपास इसका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि DI ने यहाँ पर थोड़ी अपनी होल्डिंग बेची है, यानी कि डिक्रेज DI की होल्डिंग हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेलवे के आने वाले प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इन शेयरों को मिलने वाले, इन कंपनियों को मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा प्रॉफिटेबल होता है और यहाँ पर जो नीचे के लेवल में बैठे हुए हैं उन्हें तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। जो अभी लेटेस्ट एंट्री बनाना चाह रहे हैं मुझे लगता है उनको थोड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पर कम से कम स्टॉक में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो ऑल टाइम हाई पर है, थोड़ी सेलिंग आएगी। तो ऐसे में आपको सोच विचार करके ही इन्वेस्ट करना है। बाकी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो किसी तरह की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक में DI यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने क्यों अपनी होल्डिंग घटाई है, क्या ऐसा कारण रहा है। क्योंकि प्रमोटर के पास तो अच्छी खासी होल्डिंग है और FI के पास भी होल्डिंग है, लेकिन DI ने अपनी थोड़ी होल्डिंग घटाई है, होल्डिंग बेची है। तो उसका क्या रीजन रहा है तो वो भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप रेवेन्यू की तरफ नजर मारिए। यहाँ पर रेवेन्यू जो है IRFC का कब से बढ़ रहा है, 2020 से कंटिन्यू रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। 26,644 करोड़ का रेवेन्यू 2024 में कंपनी ने ग्रो किया है। 2023, 22, 21 और 2020 में कंपनी लगातार पिछले 5 साल से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे कर रही है और आने वाले वक्त में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी उम्मीद है IRFC से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर शेयर होल्डिंग भले ही DI ने घटाई हो सकता है म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है बहुत नीचे के लेवल से लेकर स्टॉक को बैठे हो और अभी मौका मिलते ही निकल गए हो। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर दूसरी चीज देख लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए। प्रमोटर के पास यहाँ पर 86.36% की शेयर होल्डिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमोटर तो माल बेचना ही नहीं चाह रहे हैं। आप खुद नजर मारिए, 86.36% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रमोटर ने एक भी शेयर इस कंपनी से नहीं निकाला है। जबकि आपने खुद देखा होगा कि 1 साल के अंदर IRFC के अंदर बहुत तेज़ी दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद प्रमोटर को कंपनी पर पूरा भरोसा है। प्रमोटर अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपनी अभी भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। IRFC आगे आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में बहुत बम्पर परफॉर्मेंस देने वाली है। भले ही DI ने अपनी होल्डिंग निकाली हो, लेकिन प्रमोटर देखिए ज़मीनी लेवल से बैठे हुए हैं और 86.36% उनका जो है यहाँ पर होल्डिंग है। यकीन मानिए इतनी बड़ी होल्डिंग होने के बावजूद, इतनी रैली आने के बावजूद भी एक भी शेयर यहाँ पर प्रमोटर ने नहीं बेचा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी में बहुत दम है। IRFC के पास आगे आने वाले दिनों में बहुत होप है, बहुत प्रोजेक्ट हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं इस शेयर से, इस कंपनी से, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी रेलवे फील्ड में इसको मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर आप नज़र मारते हैं FI की तरफ, तो FI के पास अपनी होल्डिंग मार्च 2023 में 1.15% थी, जो अब थोड़ी सी घटकर यहाँ पर 1.08% हो गई है। यानी कि थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर FI ने घटाई है, लेकिन उससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं इतना ऊपर आने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर बड़ी राज की बात छिपी हुई है। DI की बात करें
तो आप देखिए मार्च 2023 में 2.62% की यहाँ पर होल्डिंग थी डीआई के पास। उसको बेचते बेचते यहाँ पर मार्च 2024 में लगभग यहाँ पर आधी से ज़्यादा होल्डिंग बेच दिए डीआई ने। तो डीआई ने होल्डिंग बेची, इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। मान लीजिए डीआई यहाँ पर नीचे के लेवल से इस स्टॉक में एंट्री करके बैठा होगा और मौका मिलते ही निकल गया होगा। हालांकि देखिए प्रमोटर को देखते हुए यहाँ पर कंपनी के अंदर बहुत दम है। इंडिया के काफ़ी रिटेल निवेशक जो इसमें नीचे के लेवल पर बैठे हुए हैं उनको तो यहाँ पर देखिए बने रहना चाहिए। गवर्नमेंट काफ़ी जो है इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों रेलवे सेक्टर के अंदर ये कंपनी काफ़ी दमदार हो सकती है। अब पब्लिक की बात करें तो मार्च 2023 के अंदर 9.87% की होल्डिंग थी, वो बढ़कर अब 11.68% हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं 2% की तेज़ी यहाँ पर खरीदारी पब्लिक ने बढ़ाई है। पब्लिक का भरोसा यहाँ पर रेलवे सेक्टर में पूरा ही दौड़ रहा है, उसमें IRFC भी है और RVNL भी है। तो देखिए प्रमोटर को देखते हुए तो यहाँ पर खरीदारी करना इस शेयर में बनता है। और 193 का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, तीसरी बार ब्रेकआउट दिया वन डे चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो जाहिर सी बात है इस बार ब्रेकआउट फेल होना थोड़ा मुश्किल है, रैली दिखा सकता है। बस दिक्कत यहाँ है कि मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। जी हाँ बिल्कुल, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर गिरता है, इंडेक्स यहाँ पर गिरता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग सभी स्टॉक में दिखाई देगी। क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही है, प्रॉफिट बुक के होना यहाँ पर लाजमी है। और प्रॉफिट बुक हुआ तो स्टॉक में गिरावट आएगी, इंडेक्स में गिरावट आएगी, और इंडेक्स में गिरावट आएगी तो यहाँ पर स्टॉक में भी गिरावट आना लाजमी है। लेकिन देखिए जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है, मैं कह रहा हूँ उनको यहाँ पर स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा स्टॉक है यहाँ पर ये IRFC। अगर आप रिटर्न पर नजर मारते हैं तो देखिए आज ही इस स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, लगभग 4.5% की रैली आज दिखाई है। लास्ट 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है। अगर यहाँ पर आप 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो यहाँ पर 500% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। यानी कि अभी भी बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर स्टॉक में दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ पर आप मैक्स करें तो पिछले कुछ सालों का रिटर्न देखिए, मुश्किल से 2 साल में 700% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है IRFC ने, जो कि बुरा नहीं है। ऐसे में देखिए आपको यहाँ पर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू है तो यकीनन आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलने हैं। काफ़ी सारी चीज़ें रेलवे के अंदर बदलाव आएंगे, चेंजमेंट होंगे, तो कंपनियां काम कौन करेगी? कंपनियां RVNL और IRFC, यही तो वो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम करेगी और नई ऊंचाइयों पर रेलवे सेक्टर को पहुंचाएगी। तो जो नीचे के लेवल पर लेकर बैठे हैं उनको तो देखिए डरने की किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको तो खुश रहना चाहिए। पोर्टफोलियो बहुत ग्रो करेगा उनका। और जो स्विंग ट्रेड के लिए हैं उनको जरूर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और थोड़ा बहुत अपने स्टॉक छोड़ देने चाहिए पोर्टफोलियो में, ताकि आगे कुछ फायदा हो। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों को दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, जब भी यहाँ पर मार्केट गिरा है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाई अपने करके अपने पोर्टफोलियो को रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट उठाना चाहिए।